हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूँ नीलू। हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। निर्माण आईएएस की यूनिट 4 की बुक मध्य प्रदेश की भूगोल को कवर कर रहे हैं, जिसमें तो हम इसके पहले मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड के पठार को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप प्लीज़ इसको भी ज्वाइन करें। वहाँ से आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगे, और वहाँ पे मैं क्विज़ भी डालती हूँ, तो आप क्विज़ भी वहाँ से दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे। इसको बिंद कगारी प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंद कगारी प्रदेश भी इसको कहते हैं। मानचित्र स्थिति इसकी है 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर। कितना? 31,954 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 10.37% है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका है। तो कल हमने पढ़ा था, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मध्य भारत का पठार है वह 10.7% क्षेत्रफल पर था, और जो बुंदेलखंड का पठार था वह 7.7% पर था। और अब ये जो रीवा पन्ना का पठार पड़ा हुआ है यह 10.37% पर है। कितना है? 10.37%। 10.37% पर ये है। तो हमें ये याद रखना है सब कि कौन कितने प्रतिशत पे है, तो हमसे पूछा जा सकता है वहाँ पे। फिर इसमें इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से यह 350 से 400 मीटर ऊंचा है। जिले आते हैं इसमें पन्ना, सतना, मैहर, दमोह, सागर, रेहली, बंडा तहसील आएंगे इसमें, और रीवा और मऊगंज को इसमें शामिल किया जाएगा। अब शैल देख लेते हैं, शैल किस प्रकार की है। तो इसमें त्रिकोण आकार के इस पठार में मुख्यतः बिंद शैल समूह मिलती हैं। कैसी शैलें मिलती हैं? तो इसमें बिंद शैल मिलती हैं। कौन कौन सी? बिंद शैल समूह मिलती हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और क्वार्टाजाइट की बहुलता है। किसकी बहुलता है? क्वार्टाजाइट की बहुलता है। यह नवीन निक्षेपों वाला बघेलखंड का पिछड़ा हुआ भूभाग है। कैसा भूभाग है? तो नवीन निक्षेपों वाला बघेलखंड का पिछड़ा हुआ भूभाग है। इसकी दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी सीमा पर भांडेर तथा कैमूर के पठार हैं। इसकी दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी सीमा पर भांडेर तथा कैमूर के पठार हैं। किसके पठार है? कैमूर के पठार हैं। और इसका प्रमुख शिखर क्या है? इसका प्रमुख शिखर है सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी जो कहाँ पे आती है? जो दमोह जिले में आती है। तो रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख शिखर क्या है? सद्भावना चोटी। जबेरा गुंबद, कौन सा? जबेरा गुंबद, जो कि कहाँ पे है? ये भी दमोह में ही है। फिर सद्भावना चोटी को गुडविल शिखर अथवा कालूमार चोटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अगर पेपर में आ जाए कि गुडविल चोटी की ऊंचाई कितनी है, या फिर कालूमार चोटी की ऊंचाई कितनी है, सद्भावना चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब क्या है? एक ही है। तो गुडविल चोटी को ही सद्भावना चोटी और कालूमार चोटी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके पहले हमने बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ी थी सिद्ध बाबा। तो सिद्ध बाबा पठार क्या थी? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 1172 मीटर। 1172 मीटर क्या थी इसकी ऊंचाई थी। तो ये हमें याद रखना है, इनको भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैप में देख लीजिए, मैप में कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये रीवा पन्ना का पठार है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार था, और यहाँ पे ऊपर क्या था? यहाँ पे ऊपर मध्य भारत का पठार था। चलिए अब देखिए नदियाँ, इनकी नदियाँ देख लेते हैं। तो इस पठार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ केन तथा उसकी सहायक नदियाँ सोनार, बेअरमा तथा
टोन्स, जिसको तमसा कहते हैं, नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ पे रीवा पन्ना पठार में? तो यहाँ पे केन, उसकी सहायक नदियाँ सोनार, बेअरमा तथा तमसा यानी टोन्स नदी यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। उत्तर में पठार से उतरते समय ये गहरी कंदराएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तर में पठार से उतरते समय ये गहरी कंदराएं बनाती हैं। यहाँ चचाई, केवटी, बहूटी, पियावन, विंडवन जलप्रपात मिलते हैं। तो यहाँ कौन कौन से जलप्रपात मिलते हैं? यहाँ पे चचाई, केवटी, बहूटी, पियावन और विंडन जलप्रपात मिलते हैं। सोन नदी एक अनुप्रस्थ यानी स्ट्राइक घाटी में बहती है। कैसी घाटी में बहती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन नदी कैसी घाटियाँ बहती है। नर्मदा वाला क्वेश्चन तो बहुत आ चुका कि नर्मदा किस मतलब जो रिफ्ट वैली में बहती है वह कौन सी नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है वह कौन सी नदी है, तो वो नर्मदा है। तो अब देखिए वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पर अब क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि जो सोन नदी है ना वह कैसी घाटी में बहती है। तो यह एक अनुप्रस्थ या स्ट्राइक घाटी में बहती है। कैसी घाटी में? अनुप्रस्थ या स्ट्राइक घाटी में बहती है। इसको याद रखिएगा। इसका दक्षिणी किनारा काफ़ी कटा फटा है। और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल दक्षिण से आती है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें? बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल दक्षिण से आती हैं। कैमूर के समानांतर दक्षिण में सोन नदी बहती है। और कैमूर के समानांतर कौन सी नदी बहती है दक्षिण में? तो सोन नदी बहती है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी हिस्सा भांडेर का पठार है। और विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी हिस्सा भांडेर का पठार है, ये याद रखना है, जो रीवा के पठार से लगभग 350 मीटर ऊंचा है, मतलब 350 मीटर ऊंचा है। यहाँ की चोटियाँ 636 से 752 मीटर तक पहुँच जाती हैं, इतनी ऊंची हैं, सोचो। और भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा सागर का गुंबद मिलता है। क्या मिलता है? जबेरा सागर का गुंबद मिलता है। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल द्विविभाजक है। अब ये है मेन पॉइंट, इसको याद रखना है कि जो कैमूर श्रेणी है यह यमुना और सोन के बीच जल द्विविभाजक है। क्या है? जल द्विविभाजक है। तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच, कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच क्या है? जल द्विविभाजक है। अब तापमान और वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो तापमान और वर्षा, इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा लगभग 125 से 127 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 125 से 127 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य तापमान 40 से 42 डिग्री होता है तथा शीतकाल में तापमान 10 से 12 डिग्री पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? यह गर्मियों में हो जाता है 40 से 42 और सर्दियों में 10 से 12 डिग्री पहुंच जाता है। और बारिश होती है 125 से 127 सेंटीमीटर। अब मृदा और फसलों की बात करें तो यहाँ पे लाल, काली और कछारी मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टियाँ हैं, जिनमें गेहूँ, चावल, सरसों और मोटे अनाज और दलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। मतलब कि यहाँ पे लाल, काली और कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिनमें गेहूँ, चावल, सरसों, मोटे अनाज और दलहन की फसलें उगाई जाती हैं या फिर इनकी खेती की जाती है। अब यहाँ पे खनिज देख लेते हैं। तो यहाँ पे खनिज है चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, गेरू तथा हीरा। सिलिका प्रमुख खनिज है। कैसा खनिज है? यहाँ पे सिलिका प्रमुख खनिज है। तो क्या है? चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, गेरू है और हीरा और सिलिका क्या है यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। प्राकृतिक वनस्पति देखें तो शीशम, आम, नीम, बांस, तेंदू और सवाई घास यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। तो देखिए ये सब तो खूब पड़े हैं, पर ये देखिए ये जो सवाई घास है ये कहाँ मिलती है? तो ये रीवा पन्ना के पठार में मिलती है सवाई घास। अब औद्योगिक क्षेत्र को देखें तो सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी का कत्था उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। और यहाँ पे रीवा सतना क्या है? प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। रीवा सतना क्या है? प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। अब विशेष देखें तो यहाँ पे गोविंदगढ़ सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
गोविंदगढ़ है तो वह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और सांस्कृतिक परिदृश्य, ऐतिहासिक रूप से यह पठार बुंदेलों और बघेलों की कार्यस्थली रहा है। किसकी रहा? बुंदेलों और बघेलों की कार्यस्थली रहा है। चित्रकूट और मैहर का विशेष धार्मिक महत्व है। कैसा महत्व है? विशेष धार्मिक महत्व है। भरहुत सतना बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो भरहुत स्तूप कहाँ पे है? सतना में। अब कमेंट करिए कि भरहुत स्तूप किसने बनवाया था? भरहुत स्तूप, भरहुत सतना बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। रीवा का किला अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। तो क्या है? रीवा का किला अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। कोल जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे प्रीलिम के सिलेबस में यूनिट 10 है जो कि पूरी जनजातियों को समर्पित है। तो हमें याद रखना है कि जो कोल जनजाति है वह रीवा पन्ना पठार की प्रमुख जनजाति है। यहाँ बघेली के आलिखित बुंदेलखंडी बोली का प्रचलन है। तो यहाँ बघेली के आलिखित बुंदेलखंडी बोली का प्रचलन है। अब देखें, अब ये हमारा रीवा का पठार कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार शुरू होता है हमारा। तो मालवा के पठार की अक्षांश की मानचित्र स्थिति देखें तो यह है 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। यह पठार मध्य अधित्यका के पश्चिमी भाग एवं बुंदेलखंड अधित्यका के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य अधित्यका के पश्चिमी भाग एवं बुंदेलखंड अधित्यका के पूर्व में स्थित है। तो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज याद नहीं रखनी है, केवल वो मैप याद रखना है कि मालवा का पठार कहाँ है। तो इसके पहले हमने मैप देखा था। देखिए कहाँ पे है मैप? ये है मैप। तो यहाँ देखिए, ये है मालवा का पठार। कहाँ पे है? ये है मालवा का पठार। यहाँ पे ये इसके यहाँ पे उत्तर में क्या है? ये इसके उत्तर में मध्य भारत का है और यहाँ पे उत्तर पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। और इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है। और दक्षिण में क्या आएगी? दक्षिण में यहाँ पे नर्मदा घाटी आएगी और यहाँ पे ये सतपुड़ा का क्षेत्र आएगा। सतपुड़ा में काल श्रेणी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो ऐसे याद रखिएगा, वो इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज याद नहीं रखनी है। तो चलिए, क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रफल देखना था अब हमें। तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर और यह राज्य के क्षेत्रफल का 28.6% है। कहीं कहीं केवल 28 भी लिखा रहता है, तो आपको केवल 28 याद रख लेना है। 28.6% याद रख पाएँ तो और अच्छी बात है। तो कितना है ये? राज्य के क्षेत्रफल का 28.6% है और यह सर्वाधिक है। ये सबसे बड़ा भूभाग है मध्य प्रदेश का। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? ये 500 मीटर ऊंचा है। इसमें जिले देखें तो इसमें जिले आएंगे मंदसौर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, मंडा तहसील और गुना आएंगे। तो कौन कौन आएंगे? मंदसौर आएगा, राजगढ़ आएगा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, मंडा तहसील और गुना। ये सारा गंदा हो गया है, इसको ठीक कर लें। तो इतने सारे ज़िले हैं, ये सब आएंगे किसमें? मालवा के पठार में इतने सारे ज़िलों को शामिल किया जाएगा। अब देखिए, ये बना है मैप, अपन पीछे ढूंढ रहे थे हम लोग। तो ये देखिए, ये आ गया इसमें मैप। तो ये यहाँ पे क्या है? ये बना हुआ है मालवा का पठार। अब आगे चलते हैं। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र, अभी मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्र है ना, ये 28.6% पर है। 28.6% पर, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। इस विस्तृत पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल तथा प्रारंभिक इयोसीन काल में हुए दरारी उद्भेदन के कारण निकलने वाले बेसाल्टिक लावा से हुआ है। किससे हुआ है? दरारी उद्भेदन के कारण, मतलब प्रारंभिक इयोसीन काल में जो दरारी उद्भेदन हुआ, यानी ज्वालामुखी वगैरह हुआ, दरारी उद्भेदन हुआ, उससे निकलने वाले बेसाल्टिक लावा से, और क्रिटेशियस काल और इयोसीन काल में हुआ है इनका निर्माण। ठीक है, इतना हमें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं।
अब क्रिटेशियस काल के अंतिम समय में दक्कन ट्रैप का निक्षेपण हुआ। अब जो क्रिटेशियस काल था, तो क्रिटेशियस काल के अंतिम समय में दक्कन ट्रैप का निक्षेपण हुआ। यह ज्वालामुखी क्रिया से बहुत बड़े पैमाने पर हुई तथा दक्कन की पठार का अधिकतर पश्चिमी भाग दक्कन ट्रैप नामक ज्वालामुखी चट्टानों से ढका है। किनसे ढका हुआ है? तो दक्कन के पठार का अधिकतम पश्चिमी भाग दक्कन ट्रैप नामक ज्वालामुखी चट्टानों से ढका हुआ है। मालवा के दक्षिणी हिस्से में इसकी मोटाई अधिकतम है। तो कहाँ पे मोटाई अधिकतम है? तो मालवा के दक्षिणी हिस्से में इसकी क्या है? मोटाई अधिकतम है। उत्तर पश्चिम और पूर्व में मोटाई कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम और पूर्व की ओर आते हैं तो मोटाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सागर भोपाल के चारों ओर विंध्य शैल समूह तथा दक्कन ट्रैप चट्टानों की मिलीजुली आकृति देखी जाती है। तो कहाँ पे? सागर भोपाल के चारों ओर विंध्य शैल समूह तथा दक्कन ट्रैप चट्टानों की मिलीजुली आकृतियाँ देखी जाती हैं। विंध्य शैल समूह से बनी सूखी घाटियाँ हमें दिखाई देती हैं, जैसे सागर के निकट गढ़पहरा।